नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। खटीमा से अपना चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। माना जा रहा है कि अंतिम समय में बेहद कम समय के लिए अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने केंद्र की योजनाओं को तेजी से अमल में लाने का काम किया था। चुनाव के दौरान भी धामी ने पूरी टीम को बेहद सधे हुए अंदाज में इस्तेमाल किया और बीजेपी को जीत के द्वार तक पहुंचाने में सफल रहे। वहीं बता दें कि केंद्र को उन पर भरोसा अभी तक बरकरार है। तो वहीं धामी के पक्ष में ज्यादातर विधायकों का विश्वास बने रहना भी उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। हालांकि पिछले हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रकरण के कारण पुष्कर सिंह धामी की दावेदारी में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी हाईकमान इस बार सीएम पद के लिए कौन चेहरा लाती है या फिर इस बार भी धामी को ही सीएम बनाती है। धामी के नाम पर लगातार मंथन जारी है। धामी इस रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें, बीजेपी हाईकमान अभी मंथन में जुटी है। अब देखना होगा कि बलूनी और भट्ट को छोड़कर क्या धामी इस रेस में आगे निकल पाएंगे या फिर बलूनी या भट्ट को मिलेगी सीएम पद की दावेदारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ तारिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से वहां पर सियासत अभी डोल चुकी है और बीजेपी हाईकमान लगातार इस पर मंथन कर रहा है कि सीएम पद की रेस में अभी धामी आगे हैं या नहीं, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? तारिक। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चंद महीनों में धामी ने अपना काम उत्तराखंड में बखूबी दिखाया है और विधायकों को अपने जो है क्या कहना चाहिए, विधायकों को अपने फेवर में लिया है और विधायकों को साथ लेकर चले हैं। युवा होने के बाद भी उनको काफी तजुर्बा था कि कैसे सत्ता चलाया जाए। तो इसको लेकर जिस वक्त यहाँ पर जो है कि जो कैलाश विजयवर्गीय है, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस दिन भी पत्रकारों के समक्ष उनका हाथ पकड़कर कहा पत्रकारों से कि धामी ने यहाँ पर जो है भाजपा सरकार को पहुंचाया है, बीजेपी को पहुंचाया है, फिर दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल कराया है। तो कहीं ना कहीं धामी को जो बिल्कुल है नाराज नहीं किया जाएगा। भले ही वो चुनाव हार चुके हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो उत्तराखंड के तमाम विधायक भी इसी पक्ष में है कि धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो केंद्र से लेकर राज्य तक यही चर्चा है कि धामी को फिर दोबारा कमान मिल सकती है। लेकिन तारिक, जिस तरीके से अगर समझा जाए कि सियासत में संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है और बीजेपी हाईकमान लगातार मंथन में जुटी है, तो क्या लगता है कि इस बार धामी रेस में सबसे आगे हैं या फिर बलूनी या भट्ट को इसमें जगह मिल सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रियंका, कुछ विधायक जो यहाँ पर जीत के आए हैं बीजेपी के, उनका ये भी कहना है कि जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हीं में से जो है हम अपने दल का नेता चुनेंगे। यानी अंदर खाने बहुत चर्चाएं चल रही है। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की, तो उनका नाम भी जो है चर्चाओं में है। राज्यसभा से जो अनिल बनूरी है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीन लोगों में से भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। लेकिन ज्यादातर जो विधायक सेवन में है वो मुख्यमंत्री के हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। क्योंकि लगातार विधायकों का यही कहना है कि जिस तरीके से चंद महीनों में पुष्कर सिंह धामी अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधायकों को चले हैं, शायद ही कोई कर पाएगा और युवा मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को भी पीछे रहे हैं। बिल्कुल तारिक, जिस तरीके से समझा जाए अगर, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने धामी को एक मुख्य चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। हालांकि धामी खटीमा सीट से हार चुके हैं और उन्हें हराने वाले और कोई नहीं, कांग्रेस के ही अपने एक नेता ने उन्हें हराया है। लेकिन अगर समझा जाए कि धामी अगर इस रेस में आगे हैं तो किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि ज्यादातर कयास तो भट्ट और बलूनी को लेकर चल रहे। हालांकि तारिक, अभी हालात बीजेपी के वहां पर क्या चल रहे हैं? कब तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो सकती है? देखिए प्रियंका, पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं तो उत्तराखंड में 30 साल करीब उत्तराखंड को बने हुए हैं। यहाँ का जो इतिहास रहा है, जो भी
यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं वो हारते हैं, चाहे हम दीपक तंदूरी की बात करें, चाहे हरीश रावत की बात करें, चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें। तो यहाँ पर बीजेपी में यही मंथन चल रहा है कि जो और अन्य विधायक हैं और ये नाराज ना हो जाए तो उन्हें कैसे मनाया जाए। इसलिए जो है विधायक दल का नेता चुनने के लिए उनकी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ रही है। विधायक दल से ही नेता चुना जाए या विधायक दल से हटके नेता चुना जाए या फिर मुख्यमंत्री सीएम धामी है जो चुनाव हार गए उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाए। तो बीजेपी को काफी यहाँ पर कसरत करनी पड़ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाए। विधायकों को अपने जो है पक्ष में करने में बीजेपी यहाँ पर लगी है ताकि मुख्यमंत्री चुनने के बाद उनको कोई आवाज न आए। जैसे कि मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि कुछ विधायकों का ये भी कहना है कि जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हीं से मुख्यमंत्री तय हो। प्रियंका बिल्कुल तारिक, अब देखना होगा कि क्या धामी इस सीएम पद की रेस में आगे हैं। हालांकि धामी को हराने वाले और कोई नहीं, कांग्रेस के ही अपने नेता भुवन कापड़ी हैं जिन्होंने खटीमा से धामी को हरा दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या धामी को दोबारा से सीएम पद पर बनाया जा सकता है या फिर कोई और नया चेहरा सीएम पद की दावेदारी ठोक सकता है। हालांकि धन्यवाद, देहरादून से तारिक हमारे साथ जुड़ चुके थे। तो धन्यवाद तारिक, इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी हाईकमान सीएम पद के लिए धामी को आगे रखता है या फिर कोई और नया चेहरा लाता है। पांचों राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब मंथन में कांग्रेस का दौर जारी है। इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हार पर कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है। देखिए, कांग्रेस लीडरशिप ने इस हार को पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें विश्लेषण होगा और कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि लगातार इस तरीके की हारें क्यों हो रही हैं। और उत्तराखंड में जो हार हुई है, मैं उस हार के लिए अपने को स्वयं भी उत्तरदायी मानता हूँ। और क्योंकि हम एक अच्छे वातावरण को जीत में नहीं बदल पाए, तो हम पार्टी लीडरशिप के सामने इस बात को भी रखेंगे। क्या माना जाए रावत जी के कुछ बदलाव दिखाई देगा सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस में? पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ सुधारात्मक चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कदम उठाए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा जो है, जो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है, उसके अनुसार जो है चीज़ों को रिकास्ट किया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इस बार भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अमल होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आज की सीडब्ल्यूसी बैठक में जो 5 राज्यों के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके इस्तीफे स्वीकार होंगे या एआईसीसी का पुनर्गठन भी होगा? इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके बीच ये बातें तय होती है। ये कांग्रेस जो सीडब्ल्यूसी है वो नीतिगत मामलों। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए हैं, जहां बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है, तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम जनता को अपनी बातें समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा, हमने जनता से वादा किया था, हम 4 धाम 4 काम के साथ सत्ता में आएंगे और जनता से किए वादों को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन ये वादा हम जनता को समझाने में नाकाम हुए हैं। देखिए, कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं सहज, और इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। कांग्रेस पार्टी किस रूप में मजबूत हो पाए, ये मेरा लक्ष्य है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का लक्ष्य के पीछे मेरा असली मकसद है इस राज्य को मजबूत करना। उसके लिए जो मुझे आदेश होगा मैं उस आदेश को मानने के लिए पूरी तरह। उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी के रितु खंडूरी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु खंडूरी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया।
साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां भी बांटी गईं। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटद्वार की भी बहनों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि 14 दिन के अंदर उन्होंने मुझे अपनाया, मेरी सोच को अपनाया, भारतीय जनता पार्टी के विजन को अपनाया, जो हम डेवलपमेंट प्लान पिछले 5 साल से प्रदेश में लेकर आए हैं उसको अपनाया और 15 दिन के छोटे कार्यकाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिता के भेजा है। मैं उनका धन्यवाद करती हूं। हमने मिथक तोड़ा है। उत्तराखंड में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हल्द्वानी विधानसभा से विधायक बनने के बाद हल्द्वानी कांग्रेस कार्यालय पहली बार पहुंचे सुमित हृदयेश का सभी लोगों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं पहली बार विधायक बनने के बाद सुमित हृदयेश का कहना है कि जिस तरह से हल्द्वानी की सम्मानित जनता ने मुझ पर विश्वास जताकर विधायक बनाया है, मैं हल्द्वानी की सभी जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मेरे द्वारा किए गए वादे थे उन्हें मैं कांग्रेस की सरकार न होने पर भी अवश्य पूरा करूंगा। ये देखिए, मैं हल्द्वानी के देवतुल्य जनता, हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबको बधाई देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मेरा विश्वास है कि हल्द्वानी के विकास की लड़ाई को संयुक्त तौर से मिलकर आगे लड़ें। ठीक है, जनता के बीच में तो हम लगातार दें। अब यह जनता ने एक विश्वास जताया है, उस विश्वास पे हमें कायम रखना है, उस विश्वास पे हमें खरा उतरना है। तो विकास की लड़ाई और मुद्दों की लड़ाई पे कांग्रेस जिस प्रकार से लड़ती है, उन लड़ाइयों को हमें आगे बढ़ाना है, संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना है। तो साफ तौर पर उनका रवैया साफ हो चुका है। गरीब आदमी को प्रताड़ित जो भी करे, वो व्यक्ति ना शासक अच्छा है, ना वो प्रशासन अच्छा है, ना शासन अच्छा। आज भी मैंने मुख्य नगर अधिकारी को बोला कि अगर आपको इनकी हार से इतनी ही चिंता और दुख और परेशानी हुई है तो सुमित हृदयेश पे आपको जो कार्रवाई करनी हो मैं आपका स्वागत करूँगा। इन गरीबों के खिलाफ अगर आपने ऐसा अत्याचार करा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा। आपको बता दें कि बसपा के मोहम्मद शहजाद ने बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके संजय गुप्ता को शिकस्त दी है। वहीं जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद शहजाद ने भी चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ईवीएम से मतदान पूरी तरह से गलत है, इसमें सत्ताधारी पार्टियां गड़बड़ी करती हैं। एहसान का बदला एहसान ही होता है। जो लोगों ने भरोसा जताया है, मेरी पार्टी पर भरोसा जताया है, सबसे तो पहले मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए हौसला दिया। और उस भरोसे पर जनता खरी उतरी है, मैं भी खरा उतरा हूं। जो लक्सर की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मुझे दिया है, नहीं उसने अपना और अपने परिवार का विकास किया है, उसने जनता का कोई विकास वहाँ नहीं किया है और जनता ने उसी के खिलाफ वोट दिया है। ये तो ईवीएम का कमाल है जो वो प्रत्याशी आज 24,000 वोट लिए हैं। मैं समझता हूँ कि देश से ईवीएम गायब होनी चाहिए। बैलेट से चुनाव अगर होता तो संजय गुप्ता मैं समझता हूँ 5,000 का प्रत्याशी है। 100% ईवीएम का कमाल है। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस की हार के बाद अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के नेता भी उन्हें नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकलें। तो मेरा तो निवेदन है जो हम इस्तीफा न देकर अभी जो संघर्ष हमने करना है, भाजपा की फांसीवादी नीतियों से लड़ना है और इसके बाद हमारे में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव हैं, 1 साल के बाद नगर पालिका के चुनाव हैं। हमको ये ज़रूर हम ढूंढ सकते हैं कि हार के कारण क्या थे, किन कारणों से हमारी हार हुई
और किस तरीके से हम कल को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, इन विकल्पों पर हमको बात करनी चाहिए। और हमारे जो सोशल मीडिया में भी जो लोग इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं तमाम तरीके की, मेरा उनसे भी निवेदन है कि पार्टी में कटुता को न बढ़ाएं, बहुत सोच समझ के कोई पोस्ट डालें। झगड़े को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होता, झगड़े को घटाना पड़ता है। अगर पार्टी को जिंदा रखना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मेरा तो दीपिका जी से निवेदन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार में अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई और इससे पहले ही सड़कों पर जाम का असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि वीकेंड के मौके पर पर्यटक और शहरवासी जाम में फंसने को मजबूर हो गए हैं। ये लगा हुआ है आपका तिरवनी घाट से थोड़ा इधर, ये देहरादून रोड से। कितनी देर लगी वहाँ से आने में? कम से कम 15-20 मिनट। और नॉर्मल कितना लगता है? नॉर्मल तो बिल्कुल भी खाली रहता है। शनिवार इतवार की वजह से जब मार्केट में इतना जाम है तो क्या करोगे, जब ये रोड ही नहीं चौड़ी। पूरा पीछे लग रहा है त्रिवेणी घाट तक का। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही चलने में? 1 घंटा हो गया यहीं पे खड़ा हूँ मैं, तब से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। अब देखो आगे की गाड़ी जा रही है। जाम तो बहुत खतरनाक जाम है। देखिए हमेशा जाम लगा ही रहता है यहाँ पे। हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के शताब्दी स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस समारोह में सेना से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पहले 1922 में आरएमसी का स्थापना हुई थी और आज इन्होंने 100 साल पूरे किए हैं। अगर आप पूरी चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस संस्था ने भारतीय सेना को 6 चीफ दिए हैं, 4 आर्मी चीफ, 2 एयरफोर्स चीफ, 41 आर्मी कमांडर और न जाने कितने 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार जनरल्स दिए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद में जो सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है परमवीर चक्र, वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। और उनके जो छोटे भाई जो हमारे पुराने आर्मी चीफ साहब हैं नरबियन शर्मा साहब, वो भी यहाँ आए हैं। आज सबसे बड़ी बात क्या है, जो रिमकोलियन होने का एक गर्व होता है, जो एक अलग ही एक मैं कहूँगा एक स्पिरिट है, वो आज देखने को मिली। क्योंकि यहाँ तकरीबन 600 जो पुराने रिमकोलियन हैं यहाँ से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ भारत से आए हैं, विदेशों से आए हैं। और उन्होंने जो यहाँ पर आकर हर्ष, उत्साह और अपने समय को याद किया है और उनके जो पुरानी ट्रेनिंग थी, जो उनके मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म था। और देखिए मैंने तो खुद इंडियन आर्मी के अंदर में 40 साल भारत की सेवा की है और कई मौक़ों के ऊपर में रिमकोलियन ऑफिसर से इंटरेक्ट किया है। मुझे बहुत गर्व है खुद कि जो रिमकोलियन ऑफिसर्स हैं उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका ट्रेनिंग और जिस निष्ठा से वो कार्य करते हैं और जो साहस, शौर्य और पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया है पूरे राष्ट्र को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देवभूमि में स्थित है, हमारे देहरादून में स्थित है। और आज देखिए आज के दिन में 3 आर्मी कमांडर्स जो सर्विंग आर्मी कमांडर्स हैं वो यहाँ पर थे और उन सब को देख के लगता है कि देखिए कैसा परिवार है, किस प्रकार की एक अलग एक्सक्लूसिव आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। प्रदेश में चुनावों के बाद अब होली का रंग चढ़ने लगा है। आज अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था द्वारा पिछले 25 सालों से यहां की संस्कृति को बचाने के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत सहित पूरे कुमाऊं से महिला होलियारों की टीमों को बुलाया जाता है। आज जो होली का कार्यक्रम है उसमें आज 12 तो महिला की टीमों ने भाग लिया और 5 जो है वो छात्राओं की टीमों ने भाग लिया है। तो अभी तक तो हम महिलाओं की ही होली का आयोजन करते आ रहे थे, तो इस पिछले वर्ष से हमने अपने बच्चों में भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता है, उसके लिए हमने छात्राओं को भी इस मंच पे आमंत्रित किया और उनकी भी प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है
वो पहले छात्राओं का और उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम होगा। महिलाओं के कार्यक्रम में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी तक महिलाएं आज के कंपटीशन में निकलेंगी वो आपसी भाईचारे का प्रतीक होली का त्योहार करीब आ गया है। शहर में जगह जगह गुलाल, अबीर और पिचकारी की दुकानें सजने लगी हैं, लेकिन बाजार में नजदीक आते होली के त्योहार के बावजूद ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही। कोरोना काल के 2 साल बीतने के बाद इस साल होली के पर्व पर कोरोना का साया नहीं पड़ा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या होली का त्योहार व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान बनकर आता है या नहीं। इस बार हर पैसे 2 साल से होली का प्रोग्राम हो ही नहीं रहा था ढंग से, और एक कई सारी कैफे आई है। ये जो गिफ्ट पैक आए हैं 3-4 तरह की वैरायटी है गिफ्ट पैक में भी, इसमें हर तरह का गिफ्ट है, फ्रोजन करते हैं। 2 साल का बंदा झेलने के बाद इस बार काम में थोड़ी तेजी है, लेकिन आएगा धीरे-धीरे आ रहा है। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में निर्माणाधीन पशु वधशाला के विरोध में ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया और वधशाला के किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने पशु वधशाला के बनने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। का यह प्रक्रिया चल रही है और पिछले शुरू से ही जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है हजारों की संख्या में लोग एकत्र होकर इसका विरोध करते रहे। शासन और प्रशासन की पूरी तरह से अवगत कराया गया है। माननीय एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे थे, तहसीलदार साहब भी उस चीज़ से अवगत हैं, उन्हें लिखित में भी अवगत कराया गया था। और जब हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी थी तब भी उन्हें पता था कि यहाँ विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने किस आधार पर ये मंजूरी दी है हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल हमें छला जा रहा है, ना ही वहाँ कोई रास्ता है। जो ज़मीन वहाँ इन्होंने कमर्शियल करके दिखाई है, मौके पे वो ज़मीन ही नहीं है, उसमें भी सारा धांधली है। पूरे मैटर ही एक तरह से धांधली और पैसे के बल पर जो मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। और ये पीपी मोड़ पर हमारे जो नगर पंचायत है वो बनवा रही है, जिसमें कि पीपी मोड़ पे सरकार का विषय रहता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ना बने, उत्तराखंड में कहीं भी बने, लेकिन सरकार को, शासन को, प्रशासन को जब यहाँ से रिपोर्ट LIU की आ रही है, माननीय एसडीएम साहब मौके पे आ रहे हैं, डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी द्वारा, त्रिवेंद्र जी द्वारा लिखित में दिया गया था कि उसकी जांच करवाई जाए। जब मौके पे अधिकारियों ने जांच भी की है, हमारे डॉक्टर साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो सारे किसान जो वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं साथ में विरोध किया था, वहाँ से भी जो रिपोर्ट निगेटिव गई थी कि वो जगह थे, उनको भी बातचीत रखी गई और उन्होंने जनता के मनोभाव को समझते हुए इस पर रोक लगाने का काम किया। खैरवाल जी के आदेश पर वाजपेयी जी जो पूर्व में यहाँ पर उपजिलाधिकारी महोदय थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई और उस कमेटी ने इस विरोध को लिखित रूप में, जिसमें ईओ साहब जो इस नगर पंचायत क्षेत्र के ईओ हैं और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे एसडीएम साहब, उन तीनों की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को ऐसा भेजा गया कि यहाँ पर भारी विरोध है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 6 गांव लगते हैं और जो किसान हैं, जो धार्मिक तंत्रों पर बैठकर कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या आसपास के शैक्षिक संस्थाएं हो, स्कूल हो, उन सभी में ये हलचल उनके मनों तक पहुंची है और ये कहीं एक विकराल आंदोलन के रूप में शासन प्रशासन के समक्ष प्रकट होने वाली है। ये केवल आज उसका आभास कराने इस केलाखेड़ा थाने में आए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक संगठन है, वो चेतावनी देता है प्रशासन को, यदि इस क्षेत्र की जनता के मनोभाव को नहीं समझा गया तो एक बड़े प्रारूप में आंदोलन होगा। केलाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय से भी परमिशन प्राप्त है। तो वर्तमान में कुछ गांव के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें एक ज्ञापन नगर पालिका को उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने विरोध के संबंधी बातों को बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीएससी की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और इसमें यदि कोई भी इनको आपत्ति है तो इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति का निराकरण ये लोग कराएंगे। इसमें हमने जहाँ पर निर्माण होना है वहाँ पे पीएससी मौजूद है हमारी। इसके साथ हम लोग थाना के फोर्स है गदरपुर। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।